मैंने अपनी इस डेस्कटॉप को अपग्रेड करने के लिए दो चीज़ें ऑर्डर की। एसएसडी है XPG की तरफ से 1 TB की, और रैम भी है XPG की ही तरफ से, ये RGB वाले टाइप की, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है। लेकिन इस वीडियो में आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ कि क्या आप अपने अगर डेस्कटॉप वगैरह को अपग्रेड करना चाहते हो तो ये दोनों चीज़ें ऐड करना अच्छा रहेगा या फिर अच्छा नहीं रहेगा। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करें। तो इस पीसी को अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसकी क्लीनिंग वगैरह करके आपको दिखाऊंगा। मेरे पास एक वैक्यूम क्लीनर वगैरह है, तो उससे मैं यहाँ पर इसकी क्लीनिंग वगैरह कर रहा हूँ। और यहाँ क्लीनिंग करने के बाद अब इस SSD वगैरह को मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। SSD को जैसे ही आप अनबॉक्स करोगे तो इसमें सिर्फ एक SSD है और ऊपर से एक कवर भी दिया हुआ है, तो आप उसे स्टिक कर सकते हो। वो मैं स्टिक करके लगाऊंगा, उससे SSD थोड़ी अच्छी सी दिखाई देगी। और साथ में अगर रैम की अनबॉक्सिंग की बात करो तो यहाँ पर सिंपली आपको 2 रैम्स मिल जाती हैं। काफ़ी भारी सी है, काफ़ी मोटी सी भी है। तो मेक श्योर कि आपके CPU वगैरह में ना अच्छी खासी जगह होनी चाहिए आपके मदरबोर्ड में बेसिकली, तो ये अच्छे से फिट हो पाएगा। अब मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर फिट कर देता हूं। लगने के बाद ये टोटल सेटअप कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखो ये क्या हो गया, मैंने एक रैम को ही तोड़ डाला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे CPU के केस में ना जो सबसे साइड वाली रैम मैंने लगा के रखी थी, जैसा कि आप देख सकते हो, ये वाला ना मतलब ठीक से फिट नहीं हो रहा था नीचे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी कवरिंग हटा दूं, तो ये रैम ऐसे काम कर जाएगी। ये मेरी पुरानी वाली रैम है, नई वाली नहीं। ऑफ कोर्स नई वाली मैं नहीं ख़राब करने वाला, उसमें RGB वगैरह थी। तो ये 8 GB की रैम अभी मेरे लिए फ़िलहाल तो यूज़लेस हो गई, और इसको तोड़ने के बाद ना ये अभी काम ही नहीं कर रहा है। सो मेरे लिए ये चीज़ एक ख़राब बात होगी। मैंने सोचा था कि मैं 32 GB तक का अपग्रेड कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे 24 GB के साथ ही रहना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम और भी हुई, इसकी वजह से क्या है ना कि मेरे दोनों इन रैम्स की फ्रिक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस आ गया है। तो ये जो पुरानी मेरी रैम थी ये 3000 मेगाहर्ट्ज़ की थी, और नई वाली अभी मैंने जो ऑर्डर की वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि मतलब दोनों, क्योंकि रैम की फ्रिक्वेंसीज वगैरह एग्जैक्टली सेम नहीं है, मैच नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पर एक जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी सपोर्ट मेरे मदरबोर्ड में है वही आ रहा है 2666 मेगाहर्ट्ज़ का। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इसका एग्जैक्ट बेंचमार्क रिजल्ट इस रैम का बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं आपको SSD के बारे में ज़रूर बताऊँगा। बाय द वे ये रैम्स वगैरह काफ़ी अच्छी है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ की एक DDR4 रैम्स हैं। वैसे इसमें RGB वगैरह का फंक्शन काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ये लाइट अप हो रहा है, और इससे थोड़ा ना लुक भी अच्छा आ जाएगा मेरे वीडियोस में, अगर मैं CPU ऐसे बैकग्राउंड में है जैसे कि, तो ये अच्छी बात हो गई। लेकिन अब मैं आपको SSD का जो एक बेंचमार्क टेस्ट है वो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि SSD का जो बेंचमार्क आ रहा है ना वो 3000+ Mbps का रीड एंड राइट स्पीड है, जो कि काफ़ी मार्वलस है। SSD के बारे में आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप XBG का यही SSD खरीदते हो तो ये PS5 पे भी सपोर्टेड है, और ये PCI Gen 4 पे भी सपोर्टेड है। तो ये बेसिकली क्या है ना कि मेरे पास जो मदरबोर्ड है उसमें PCI 3 तक का ही सपोर्ट है। XPG की इस SSD की मुझे एक हाईलाइटिंग बात ये लगी ना कि ये बैकवर्ड सपोर्टेड है, तो PCI Gen 3 पर भी ये सपोर्टेड है, लेकिन आपको फुल स्पीड इसकी नहीं मिल पाएगी। तो इनकेस बाद में फ्यूचर में अगर मैं मदरबोर्ड अपग्रेड करता हूँ तो अभी मैं ये मेक श्योर करूँगा कि PCI Gen 4 वाली मदरबोर्ड ही लूँ, ताकि मैं इसी सेम SSD को उसमें भी इंस्टॉल कर सकूँगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई PCI Gen 4 वाला मदरबोर्ड है तो आपको ऑलमोस्ट 7000 Mbps तक की स्पीड मिल सकती है रीड एंड राइट में। और इस पे मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा कि मतलब मैं गेम्स वगैरह काफ़ी अच्छे से लोड हो रहे हैं। और जैसे कि मेरा बेसिक यूज़ केस ज़्यादातर एडिटिंग करना है, तो अभी ये जो 24 GB तक का रैम अपग्रेड हो गया, और उसके बाद ये वाली SSD के बाद एक तो मेरा डिस्क यूजेज भी काफ़ी कम हो जा रहा है क्योंकि बहुत ही फास्ट SSD है। दूसरी चीज़ कि रैम का मेमोरी भी ज़्यादा नहीं कंज्यूम हो रहा है। पहले वाले जो रैम्स थी मेरे पास XPG की वो भी थी, लेकिन वो बेसिक रैम्स थी, 300 मेगाहर्ट्ज़ तक की DDR4 वो भी थी, लेकिन इस रैम के साथ में रैम कंजप्शन भी कम हो रहा है। उसका रीज़न एक फास्ट SSD है। आपको बेसिकली अगर कोई भी डेस्कटॉप वगैरह आप अपग्रेड करने की सोचते हो ना, तो रैम से पहले SSD अपग्रेड करना।
आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं ना कि प्राइस में क्या आपको ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। डेफिनेटली खरीदना चाहिए। ये XPG की SSD मुझे काफ़ी सही लगी। अगर आप इसको कंपैरिजन करो किसी भी और ब्रांड में जो एग्जिस्टिंग SSD है उनके साथ, तो आपको लगेगा कि ये वाला काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। एक तो ये 1 TB की SSD है, तो आपको ऐसे ना 5500 to 6000 इस बजट में एक बढ़िया सी हाई स्टोरेज कैपेबिलिटी वाली SSD मिल जाएगी। और अगर आपको रैम भी खरीदना है तो आप इसी XPG की तरफ से जा सकते हो। I mean, मुझे इसका RGB वाला जो हाईलाइटिंग फैक्टर है ना वो बहुत अच्छा लग रहा। मतलब वैसे अगर आपको रैम लेनी है सिर्फ DDR4 तो आपको ऐसे 1000 रुपीज़ 2000 में भी मिल जाता है। ये चॉइस हो सकती है आपकी, क्योंकि मुझे थोड़ा इसको फैंसी दिखना था, मुझे ये पसंद है RGB वगैरह, तो उसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था। और बाकी लिंक वगैरह मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके यही सेम चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो अपने PC को अपग्रेड करने के लिए। फिलहाल एक ये शॉर्ट सा वीडियो था जस्ट टू शेयर माय फीडबैक अबाउट बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, और मुझे काफ़ी सही लग रहा है अभी अपग्रेड करने के बाद। बस मुझे एक थोड़ा सा अफसोस है कि मेरी एक रैम टूट गई। नेक्स्ट टाइम मैं उस एक्स्ट्रा स्लॉट के लिए ना एक थोड़ी सी थिन सी रैम ऑर्डर करूँगा। रीज़न उसका ये है ना कि वहाँ एक पाइप जो आ रहा है ना वो थोड़ा सा बेंड है, और उस पाइप के बेंड होने की वजह से ये मोटी वाली रैम इंस्टॉल ही नहीं हो रही है वहाँ पर। मैंने जब उसको थोड़ा सा ब्रेक करके सोचा कि लगा दूँ, लेकिन वो वर्क नहीं किया। और अनफॉर्चुनेटली मैं ये सोच के बैठा था कि मैं अच्छे से बेंचमार्क टेस्ट वगैरह करूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब बेंचमार्क में ढंग से आपको पूरा परफॉर्मेंस यहाँ पर समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स 4 रैम अभी नहीं इंस्टॉल्ड है उसमें। तो नेक्स्ट टाइम एनीवेज रैम का मैं बाद में कर दूँगा। फिलहाल SSD के लिए आपको एक ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, तो इस SSD को मैं एक और भी कंपैरिजन आपको करके बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो अगर जैसे आपका बजट थोड़ा कम है, आपको 2500-3000 हज़ार रुपये में ही कोई SSD चाहिए, तो उस केस में डेफिनेटली आपको स्टोरेज पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 512 GB वगैरह की मिलती है स्टोरेज। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे लगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2-3 हज़ार रुपये का ही फ़र्क है, तो मुझे स्टोरेज भी ज़्यादा मिल जाएगी। और जैसा कि ये PCI Gen 4 था और बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी भी था यहाँ पर, तो दोनों चीज़ें होने की वजह से मतलब इन फ्यूचर अगर मुझे अपग्रेड भी करना पड़ा तो ये SSD काम की रहेगी। और अगर आप ऐसे सैमसंग का 970 EVO या फिर वो वेस्टर्न डिजिटल वगैरह खरीदोगे ब्लू वाले, तो फिर क्या है ना प्रॉब्लम, वो बैकवर्ड कंपैटिबल वगैरह नहीं मिलेंगे PCI Gen 4, वो एक प्रॉब्लम है कुछ ऐसी SSDs में। और दूसरा, अगर आप PCI Gen 3 वाले ही सिर्फ लोगे ना तो आपको ऐसे 3000 प्लस Mbps की स्पीड नहीं मिलेगी। आपको मैक्सिमम जो सैमसंग 970 का मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखा तो मैक्सिमम जा रहा है 1700-1800 Mbps, ये उसका डबल दे रहा है ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे। तो दैट इज़ वेरी फैंटास्टिक, और इसकी वजह से ना मेरा एडिटिंग वर्कफ्लो अभी काफ़ी बेटर हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैं एक्सपीरियंस भी कर पा रहा हूँ अभी 4K एडिटिंग वगैरह बड़े आराम से हो जाएगी इस चीज़ में। तो अभी ये प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गई हैं सिर्फ SSD की हेल्प से। बाकी रैम के लिए मुझे फिर से थोड़े से पैसे और खर्च करने पड़ेंगे एक एडिशनल रैम के लिए। तो जब मैं वो रैम भी ले लूँगा ना तो फिर आपको मैं पूरा बेंचमार्क एक बार करके दिखाऊंगा। एक दूसरा वीडियो इसके लिए चैनल पे आ जाएगा, इसे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर करना। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।